अच्छा, मैं आपसे महेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब पुलिस रिमांड के प्रोविजन से वो चेंज हो गए। पहले कानून के अनुसार 161 में पुलिस स्टेटमेंट हम लोग एविडेंस में नहीं लीड कर सकते। आज वो सिस्टम चेंज हो गया है। पुलिस रिमांड चेंज हो गया है, आप उसको बढ़ा करके रख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी को 15 या 20 दिन या 30 दिन पुलिस वाले के हवाले कर दें, तो वो स्टेटमेंट जो वो रिकॉर्ड करेगा डर में भी कर सकता है। सीजन क्रिमिनल हो तो बोले कि हम नहीं करते, लेकिन वो डर के मारे कि मुझे इतने दिन थाने में रखा हुआ है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दे, उसको रिट्रैक्शन का भी प्रोविजन नहीं मिलता है। अब ये चीजें हमको सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि आप डेलिबरेटली कह रहे हैं कि साहब बाई फोर्स तो नहीं हो रहा, लेकिन डर के मारे तो हो रही है चीजें। इन चीजों को अब एग्जामिन करना पड़ेगा कि इनके परिणाम क्या हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, सिटीजन के ऊपर क्या राइट्स के ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब चीजें अब देखनी पड़ेंगी हमको। मेरे हिसाब से ये कानून महेश जी, जरूरी थे। ये कानून जरूरी थे, अमेंडमेंट जरूरी थे, क्योंकि पुराना कानून आपके 100 साल के ऊपर का है। लेकिन ऐसे कानून को इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट करना भी थोड़ा सा सोच के करना चाहिए हमको, क्योंकि आप पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। अगर आप पूरे सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम महेश जी को आपको ट्रेन आवाज़ आई? करके चेंज। कैलाश जी जो कह रहे हैं, एक ये सिस्टम को सवाल ये है कि सिस्टम को तैयार करने से पहले हमने कानून को लागू कर दिया। आप कैलाश जी का मोटे तौर पर सवाल ये है कि ठीक है, इंटेंट ठीक है, नए प्रोविजंस ठीक हैं, लोगों के लिए थोड़ा आसानी तो हो गई कि पुलिस में के चक्कर में, कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत लंबे समय तक वो नहीं फंसेगा। लेकिन सिस्टम में जितने लोग चाहिए उतने लोग, या उस तरह के सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है, वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए इस तरह की स्पीडी जस्टिस के लिए। तो एक वाजिब सवाल तो है महेश जी। महेश जी को आवाज नहीं जा रही है। महेश जी, आलोक जी, जो सवाल है कैलाश जी का, ये एक वाजिब सवाल है। ये बिल्कुल सही सवाल है कि सिस्टम को सही ढंग से चलाना होगा। ये बहुत सारे परिवर्तन कर दिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक भ्रांति हम लोग में बैठी हुई है कि पुलिस रिमांड को अब 15 दिन से बढ़ा दिया गया। जब हम लोग इस नई धारा का अध्ययन करते हैं जो BNSS में 187 हो गया है अब, तो जब मैं पढ़ता हूँ तो इसमें यही लिखा है कि 15 डेज इन होल और पार्ट होगा। हालांकि उसका जो 15 डेज का टाइम पीरियड है, पहले फर्स्ट इनिशियल 15 डेज था, अब वो 40 और 60 दिन के अंदर कभी भी 15 डेज हो सकता है। तो एक ये भ्रांति बड़ी फैली हुई कि रिमांड का पीरियड बढ़ गया है। रिमांड, पुलिस रिमांड 15 दिन का ही होगा, लेकिन वो पुलिस रिमांड फर्स्ट 15 डेज में न लेकर के हम 40 दिन या 60 दिन तक ले सकते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है, जैसा कि आप अभी सवाल भी पूछ रहे थे, कि इन्वेस्टिगेशन में कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही अपराधी को पुलिस का रिमांड में दिया जाता है तो अपराधी हॉस्पिटल चला जाता है या कोई और कारण हो जाता है और फर्स्ट 15 डेज समाप्त हो जाता है। तो ये समस्या हमारे व्यवस्था में बहुत आती रही थी, इसलिए सरकार ने ऐसा सोचा कि इस फर्स्ट 15 डेज को हम समाप्त करके 40 और 60 डेज कर देते हैं, लेकिन पुलिस रिमांड 15 डेज का ही होगा। तो ये एक थोड़ा सा मतलब सोचने की बात है। और बाकी जो चीज़ें कह रहे हैं वो तो समस्याएं हैं ही, अभी ये समय को देखना होगा कि कैसे इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि आपने पुलिस को बहुत सारे पावर तो दे दिए। एक और प्रश्न उठा रहे थे, शायद आप उठा रहे थे, कि पुलिस गलत करती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स भी हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 32, 226 के तहत भी जा सकते हैं। हमारे यहाँ कंपनसेशन की कई जगह व्यवस्था है टॉर्ट लॉ में, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। तो पुलिस की ज्यादतियों के लिए ऐसा नहीं कि पुलिस कन्विक्ट नहीं होती। और एक फॉल्स चार्ज का BNS में, भारतीय न्याय संहिता में भी अभी एक प्रावधान है 248, जो पहले हमारे IPC में 211 हुआ करता था, कि यदि पुलिस हमें किसी फॉल्स चार्ज में, फॉल्स ऑफेंस में इम्प्लीकेट करती है तो हम पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। हालांकि लोगों को जानकारी नहीं होती है। भारत जैसे देश में सब लोग बहुत अच्छे से इन क्रिमिनल लॉज को शायद नहीं जानते हैं। तो ये एक दूसरा काम होगा हम लोग जैसे लोगों का, कि हम भारत के जो साधारण नागरिक हैं उनको भी लॉ के बारे में बताएं। जैसे अभी महेश जेठमलानी साहब बता रहे थे कि साहब FIR में क्या क्या व्यवस्था आई, उसमें 0 FIR भी एक आया। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 0 FIR होता था कि आप कहीं बैठ कर के
FIR कहीं का लॉन्च करा सकते हैं। तो वो अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन गया, पहले वो जुडिशियल डिसीजन था। दरअसल तो मेरा मकसद ये होता है कि इस देश का जो आम आदमी हमारे शो को देख रहा होता है उसको ये समझ में आ जाए कि उसकी ज़िंदगी में जो कानून के ज़रिए बदलाव लाए जाने की कोशिश हो रही है वह कितनी आसानी पैदा कर सकती है, उसके लिए कितनी सहूलियत होगी। इसलिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझा रहे हैं। मैं कैलाश जी के पास चलना चाहता हूँ। कैलाश जी, दो बातें हैं। वो कहा जाता है कि ये नए सिरे से जोड़ी गई है। राजद्रोह जो पहले था कि भैया ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहाँ थी, उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर आप कुछ कर रहे हैं तो राजद्रोह है। अब उसको देशद्रोह कर दिया गया। तो सिर्फ नाम बदला गया है या फिर उसमें प्रोविजंस भी बदले गए हैं? और दूसरा मॉब लिंचिंग को भी जी एक अलग तरह के कानून के दायरे में लाया गया है। इन दोनों के बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, ऐसा है, सेडिशन लॉज 125 पुराने एक्ट में थे, अब उसको चेंज कर दिया है, लेकिन वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री वगैरह वो उनको मेंटेन किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे जजमेंट से सेडिशन के ऊपर, उनको थोड़ा सोच करके फिर सेडिशन के प्रोविजंस को बनाना चाहिए था। आज भी जो पावर्स हम पहले इस्तेमाल करते थे किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, वो पावर हमने खत्म नहीं की है। सेडिशन इज अ सीरियस चार्ज, आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं, वो लगे रहेंगे, अपना को डिफेंड करते, जेल में पड़े हैं, इवेंचुअली एक्विटल होगा। उसके बाद में उनको लोग बोलेंगे वाह ये जीत के आ गए, फॉल्स केस था। लेकिन आप इसको सोचिए कि इन चीजों को मिसयूज के कितने पावर्स हैं। द पावर ऑफ मिसयूज मस्ट बी कर्टेड। अब देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, राज के अंदर तो नहीं है ना, हमारे पास अब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की राइट्स को लेकर के फिर इन चेंजेस को आप लाते हैं, उनको फिर उसका फायदा तो जनता को पहुंचना चाहिए। आप वो जनता को पहुंचाने तक हम लोग डरने लगे हैं। आप आईपीसी में डेफिनेशंस देखिए, अब जो नए आए हैं, जो आपके जो नए संस्थान आए हैं, उनको थोड़ा सा सोच करके अगर हम करते तो शायद आगे के लिए हमारे लिए अच्छा होता। ठीक है, आप टेररिस्ट एक्ट ले आइए, आप अन्य एक्ट ले आइए जिसके अंतर्गत आप दोस्त जो हो टेररिस्ट हैं उनको आप एक्शन लीजिए। लेकिन आईपीसी में जो प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए थे आज से 150 साल पहले, वो किए गए थे कि ब्रिटिश राज को हम लोग बचा के रखें। आज राज को बचाने की बात नहीं है, आपको देश को बचाना है। देश को बचाना है किन के हाथ? जो हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, जो हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। ये सब प्रोविजंस मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट आते हैं सर, लेकिन जैसे आलोक जी, बहुत सारे यूएपीए के तहत जितने मामले आते थे, अब आतंकवाद, इसके लिए अलग से कानून आ गया है। तो यह जो राजद्रोह का मामला है, सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं आप, तो ज़रूरी वो राजद्रोह नहीं है। अब देशद्रोह है तो एकता, अखंडता, समाज के भीतर वैमनस्य पैदा करना, उस तरह खतरा पैदा करना जिससे देश को खतरा हो रहा हो, यह सब अब लाया गया है कि यह देशद्रोह है। तो इसके दोनों प्रोविजंस में क्या अंतर है? दूसरा ये है कि आतंकवाद यूएपीए के तहत जो मामले पहले थे, अब उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, टेररिज्म को डिफाइन किया गया है। इसको ज़रा आप समझाइए। जी, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने पहले कहा राजद्रोह वो अब देशद्रोह हो गया है, तो एक नाम का परिवर्तन हुआ। एक ये साइकोलॉजिकल मेंटल आप कह लें कि एक प्रकार का वो सेटअप का चेंज है कि साहब राजद्रोह को देशद्रोह बना दिया। अब जो पहले उसकी परिभाषा थी उसमें था डिसअफेक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट करके कुछ था ना, अब वो चीज़ जो है ना, अब उसको थोड़ा विस्तृत कर दिया है। सेसेशनिस्ट एक्टिविटी, सबवर्सिव एक्टिविटी और फिनेंशियल मीन से टेररिज्म को फैलाना, उसमें बहुत सारे शब्द और डाल दिए गए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी करना, तो बहुत सारे नए शब्द। अब इलेक्ट्रॉनिक तो आपको पता ही, आज का ज़माना इलेक्ट्रॉनिक है, हर कुछ डिजिटल है, तो वो सब चेंजेस थोड़े लाए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने शायद चेंज किया, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन मैं तो कहूँगा आत्मा लगभग वही है, शरीर बदल दिया गया है। जहाँ तक टेररिस्ट एक्ट का सवाल है, तो एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको इन्होंने ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी वाले चैप्टर में क्यों रखा है। और यदि ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी वाले चैप्टर में रखा है, तो आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को यदि देखेंगे तो वहाँ कार थेफ्ट भी है साहब, वो कार्ड स्कीमिंग भी है, वो कई सारे प्रावधान आ गए जिनका बॉडी से कोई रिलेशन नहीं। तो जैसा अभी आप हमारे सीनियर वकील साहब कह रहे थे, वासुदेव जी,
कि साहब बहुत सारी चीज़ें जल्दी में कर दी गई, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी में बनाया गया कानून है जिसमें बहुत विचार विमर्श शायद नहीं हो पाया है। क्योंकि जब मैंने वो प्रावधान पढ़ा तो उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ थे और उसको बॉडी रिलेटेड ऑफेंस लेकिन में डाल आलोक दिया जी, गया। जब गृह मंत्री कहते हैं कि इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है, देश में कोई भी कानून लाए जाने से पहले बिल पर इतनी लंबी चर्चा कभी नहीं हुई है जितनी लंबी चर्चा इस बार हुई है। तो उनका कहना ये है कि इसको बहुत सोच विचार करके लाया गया है और जाहिर है कानून के जानकार लोग ही इसमें शामिल रहे होंगे। सरकार का इंटेंट ये है कि हम आपको इंसाफ दिला पाएं और ये लंबा मामला जो चलता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी का, मैं आपको उससे बताना मुक्ति हो चाहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा हुई है कि इन्होंने जो ड्राफ्टिंग है उसमें भी गलत कर दिया है। यदि आप बीएनएस की धारा 2 देखेंगे तो इन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको लिखा है। अब आप बताइए कि पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इलीगल आएगा, डिक्शनरी ऑर्डर में या इंजुरी आएगा, उसको भी इन्होंने गलत लिखा है। जो इनका हिंदी रूपांतरण है वो भी इन्होंने धारा 76 में जो हिंदी रूपांतरण है हु एवर वर्ड को इन्होंने जो कोई पुरुष लिख दिया है, जबकि उस ऑफेंस को हमने जेंडर न्यूट्रल बनाया। तो जेंडर न्यूट्रल जब आपने बनाया तो आपको लिखना था हिंदी में जो कोई व्यक्ति, वो लिखा है जो कोई पुरुष। तो ऐसा लगता है जैसे गूगल ट्रांसलेशन हो या कोई और ट्रांसलेशन हो जो परिपक्वता से नहीं की गई। ये जल्दबाजी का कदम हो सकता है, ये बहुत सोची समझी बात नहीं कानून हो के सकती। माहिर लोग जब ऐसी बारीकियों पर नज़र रखते हैं तो कुछ चीज़ें सामने निकल कर के आती हैं और इसको वक्त पर सही कर लिया जाना चाहिए। लेकिन इंटेंट का सवाल होता है कि जब हम इतना बड़ा कानून है कि हम आईपीसी बदल रहे हैं, सीआरपीसी बदल रहे हैं, एविडेंस एक्ट को बदल रहे हैं, देश में एक नए प्रावधान जो आपराधिक मामले होते हैं उनसे निपटने के लिए हम लेकर के आते हैं, तो कैलाश जी, इंटेंट क्या लगता है आपको? और सरकार ऐसा है, कहती है कि मैंने आपसे शुरू में कहा इंटेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में जो पहले हम लोग अपने आप को अब राज कर रहे हैं, बाहर वाले तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को अपनी सरकार चला रहे हैं, अपनी सरकार को इलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देशवासियों को प्रोटेक्ट करके रखें अगेंस्ट ऑल क्राइम्स एंड हीनियस ऑफेंसेस। इट इज अ मैंडेट। लेकिन जब आप चेंजेस करते हैं लॉ के, तो लॉ चेंज करते वक्त, कानून बदलते वक्त, प्रोसीजर्स बदलते वक्त थोड़ा सा सिस्टम को भी आप चेंज करिए। अगर आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो लॉ की तो लिमिट नहीं है। आज मैं कानून बता दूं, एक पुराने हम लोग कोर्ट में मजाक है कि लॉर्ड जेनकिन जो थे इंग्लैंड में, उसने कहा कि साहब हम लोग आज सबको मिस्टर बुलाते हैं, कल से सबको मिसेस बुलाएंगे। अब वो पावर है पार्लियामेंट में, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन टू इम्प्लीमेंट द लॉ आपको बेसिक चीजें जरूरी है। उसको जब तक आपके पास वो स्ट्रक्चर ना हो, जब तक आपके पास वो प्रोविजंस ना हो, जब तक आपकी ट्रेनिंग ना हो, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि लेकिन हम चेंज कैलाश जी, कर एक और भी सवाल है कि जो हमारा ये लस्त पस्त जर्जर सा सिस्टम है पुलिस का, अदालतों का, उसमें आदमी पिसता रहता है। मैं मान सकता हूं कि अभी सिस्टम पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं बनाया गया है, लेकिन कानून में इतने बदलाव हैं कि चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं। आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है, साइंटिफिक एविडेंसेस जो हमारे पास हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके इस्तेमाल के ज़रिए हम किसी आदमी को इंसाफ दिलाने में जल्दी नतीजे तक या फैसले तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह रास्ता तो सही है। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो सिस्टम ठीक करना समय की बात है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, सिस्टम को आप ठीक कर लीजिए, आप इस लॉ को बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में भी बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। इससे मेरे को डर लग रहा है। आप कानून बहुत बढ़िया बना रहे हैं कि आप जनता को बोल रहे हैं कि साहब 3 साल के अंदर आपका मुकदमा खत्म होना चाहिए। ये चाहिए हमको आज, क्योंकि आजकल मुकदमे जो हैं, अब आपको बताऊं, जो पुराना प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, जो आपके और एक्ट हैं, उनके मुकदमे 20-20 साल चलते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट पिस जाता था, ऑर्डिनरी आदमी बर्बाद हो जाता था छोटे छोटे क्राइम्स के ऊपर। ये सिस्टम आप चेंज कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बैकअप चाहिए आपको, उसको भी तो आप चेंज करिए। हमारे जजेस में, हमारे प्रोसिक्यूटर्स में, अभी रंजन साहब ने कहा प्रोसिक्यूटर्स में बहुत चेंजेस चाहिए सर। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत चेंजेस चाहिए। ये सबको आपको एक यूनिफाइड सिस्टम में चला करके आप चलिए आगे, ये लॉज आसान हो जाएंगे, लेकिन पहले वो सिस्टम तो लाइए। मेरे को उस बात की बड़ी चिंता है। ये कैलाश जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुनासिब सी सलाह है
कि सिस्टम को दुरुस्त कर लीजिए, कानून सही बन रहे हैं और इनके ज़रिए बेहतरी की उम्मीद की जा रही है और होगी भी। आसान पुलिस के भीतर या पुलिस के दायरे में जो इंसान फंसा रहता है, अदालतों में जो चक्कर काटता रहता है, उसकी ज़िंदगी के लिए यह कानून आसान रास्ता तैयार कर रहे हैं। आलोक जी, चलते चलते आपका लास्ट रिमार्क्स मैं चाहता हूँ। जी, जैसा कि अभी हमारे सीनियर वकील साहब वासुदेव जी कह रहे थे इस बात पर, कैलाश वासुदेव जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा, पुलिस को और प्रोसिक्यूटर को खास करके सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आप देखिए, मेन कलेक्शन ऑफ एविडेंस कौन करता है? ये पुलिस का काम है। यदि हमारे पास साक्षी नहीं होंगे तो न्यायालय क्या कर लेगा? मैंने सुना है कई जजेज को भी कहते हुए, साहब हमारे पास साक्षी नहीं आता है तो हम कैसे किसी को कन्विक्ट करें, कैसे उचित निर्णय करें? और साक्ष्य के अभाव में एक्विटल रेट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सेंसिटाइजेशन की बड़ी ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग, जो आप सिस्टम की बात कह रहे हैं, शायद सर भी यही कह रहे हैं कि सिस्टम से वो समझ रहे हैं कि साहब इन लोगों को खास ट्रेनिंग चाहिए, खास इनको ज्ञान चाहिए और इनको खास करके डिजिटल एविडेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो आज यूज हो रहा है उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चाहिए। उसकी आप ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक चाहिए। एविडेंस का हालांकि प्रावधान कहा तो यह ला गया है दें। कि 40 लाख लोगों को ट्रेन किया गया है, उसमें से 5 सवा 5 लाख लोग तो वो हैं जो पुलिस महकमे और जेलों के भीतर काम करने वाले लोग हैं।